पिछले भाग में हमने मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन किया। मादा जनन तंत्र में हमने प्राथमिक तथा द्वितीयक जननांगों के बारे में अध्ययन किया। हमने ये देखा कि प्राथमिक जननांग यानी एक जोड़ी अंडाशय वह उदरीय गुहा में उपस्थित होते हैं। उसके साथ साथ फिलिपिन ट्यूब और यूट्रस भी उदरीय गुहा में ही पाए जाते हैं। वल्वा जो कि एक्सटर्नल जेनिटल यानी बाहर जननांग बनाता है वह भी द्वितीयक जननांग का ही भाग कहलाता है। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे स्तन यानी ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। तो स्तन ग्रंथियां या मेमरी ग्लैंड्स ये स्तनपाइयों का एक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी केवल स्तनधारियों में ही यह स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य भी स्तनधारी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र में स्तन ग्रंथियों के बारे में। अब यहाँ पे हमने ये नोट कर रखा है कि ये द्वितीयक जनन लक्षण है। यह द्वितीयक जनन लक्षण है यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यह सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है। हमने पहले पढ़ा था प्राथमिक तथा द्वितीयक जननांग के बारे में। प्राथमिक जननांग का कार्य क्या था? शुक्राणु अथवा अंडाणुओं का निर्माण करना। और द्वितीयक जननांग का कार्य क्या था? उन शुक्राणुओं या अंडाणुओं का परिवहन करना। तो वो दोनों नर या मादा में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये मादा के जनन तंत्र का भाग है, लेकिन यह द्वितीयक जनन अंग नहीं है, यह है द्वितीयक जनन लक्षण। अब आप कहेंगे कि ये द्वितीयक जनन लक्षण क्या है? तो अभी तक हमने प्राथमिक और द्वितीयक जननांग के बारे में तो अध्ययन कर लिया। अब द्वितीयक जनन लक्षण क्या होते हैं? नरों और मादाओं में बाहर से कुछ इस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित होते हैं जिसके आधार पर हम नर तथा मादा में विभेदन कर सकते हैं। इन्हें कहा जाता है द्वितीयक जनन लक्षण। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो नरों में द्वितीयक जनन लक्षण के अंदर क्या क्या आ जाता है? दाढ़ी मूंछ के बाल, मस्कुलर बॉडी, चौड़े कंधे और गहरी डीप वॉइस, गहरी आवाज, जो कि द्वितीयक जनन लक्षण कहलाते हैं। यानी इनसे पता चलता है कि जो इंडिविजुअल है वो नर है या मादा। उसी प्रकार से मादाओं में द्वितीयक जनन लक्षण क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट यानी स्तनों का विकसित होना, जो कि नर में विकसित नहीं होते, केवल निप्पल द्वारा रिप्रेजेंटेड होते हैं। तो स्तनों का विकसित होना मादा में एक द्वितीयक जननांग है। इसके अतिरिक्त पेल्विस का ब्रॉड होना, पेल्विक गर्डल का ज्यादा चौड़ा होना, क्योंकि पेल्विक गर्डल ही वह स्थान है जहां से होते हुए चाइल्ड बर्थ यानी नवजात का जन्म होने वाला है, तो उसका चौड़ा होना आवश्यक है। तो पेल्विक गर्डल की चौड़ाई ज्यादा होती है। और साथ में पूरे शरीर की त्वचा के नीचे जो है वो वसा की परत जो है वो मादाओं में रहती है। यानी वसा की परत पूरे शरीर में त्वचा के नीचे रहेगी और उस वसा की परत से ही फीमेल बॉडी को अपना एक विशिष्ट प्रकार की जो आकृति है वह मिलती है। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो हमने लिख रखा है स्तन, ब्रेस्ट यानी द्वितीयक जनन लक्षण। इसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मनुष्य में मादाओं में एक जोड़ी स्तन या ब्रेस्ट पाए जाते हैं। ये हमने एक क्रॉस सेक्शन बना रखा है जिसमें ये चेस्ट की वॉल है, यानी हमारी जो देह भित्ति की अधर की जो वॉल है, अधर ओर की वॉल है, यह यहाँ पर उपस्थित है। यानी यहाँ पर क्या होंगी? पसलियां। ये हमने पसलियां प्रदर्शित कर रखी हैं, 1 2 3 4। ये पसलियों के आगे यहाँ पर ये हमारी देह भित्ति है यानी बॉडी वॉल है, और बॉडी वॉल में यह पेक्टोरिस मेजर नाम की पेशी यहाँ पर उपस्थित है। यानी जो चेस्ट में मसल्स होती हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। यह नर तथा मादा दोनों में उपस्थित होती हैं, लेकिन नर में यह स्तन जो है वो उपस्थित नहीं होते हैं, बल्कि केवल निप्पल द्वारा रिप्रेजेंटेड होते हैं, जो कि अविकसित होते हैं। तो मादाओं के शरीर में यह स्तन जो है कुछ वसीय उत्तक और लगभग 15 से 20 मेमरी लोब्स का बना हुआ होता है। मेमरी लोब यानी स्तन पालियां।
तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 स्तनपालियां प्रदर्शित कर रखी हैं। तो ऐसी एक ब्रेस्ट में कितनी स्तनपालियां होंगी? लगभग 15 से 20 स्तनपालियां उपस्थित होती हैं। और जैसे कि मैंने कहा, इनके चारों ओर क्या उपस्थित होगा? ये जो डॉटेड से हमने शो कर रखा है, ये सारा है वसीय उत्तक, यानी प्रमुख भाग जो है, एक तो इसमें 15 से 20 मेमोरी लोब होंगे और साथ में क्या होगा? चारों ओर उनके क्या होगा? वसीय उत्तक होगा। और यह वसीय उत्तक जो है, इसका निर्माण जो है वो कब होगा? ये जब सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी प्यूबर्टी होती है, तो उस समय ये वसा का अधिकाधिक निर्माण होगा और इसी कारण जो है उस स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाती है। और साथ में ये इसकी जो डक्ट्स हैं, इनके आकार में भी वृद्धि होगी। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रत्येक स्तनपाली के अंदर बहुत सारी कूपिकाएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं। ये यहाँ पर यदि हम देखें तो ये एल्वियोलाई इनको कहते हैं, या इनको कहेंगे स्तन कूपिकाएं। इन्हें क्या कहेंगे? स्तन कूपिकाएं। जैसे आपने पढ़ा होगा लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, उसी प्रकार से स्तन में भी एल्वियोलाई उपस्थित होते हैं। ये एल्वियोलाई इस प्रकार से होते हैं कि प्रत्येक एल्वियोलाई से जो डक्ट्स निकलती हैं, पतली पतली डक्ट्स निकलती हैं, यानी पतली पतली ट्यूब निकलती हैं, उन्हें कहा जाता है स्तन नली या मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो बहुत सारी स्तनपालियों से बहुत सारी स्तन नलियां निकलती हैं, यानी मेमोरी ट्यूब्यूल्स यहाँ पर निकलते हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल्स, बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स अलग अलग पालियों से आने वाले एक नली में खुलते हैं, जिसे हम कहते हैं मेमोरी डक्ट, या इसे हम कहेंगे स्तन वाहिनी। यानी प्रत्येक एल्वियोलाई से निकलने वाली डक्ट को क्या कहेंगे? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ऐसे बहुत सारे ट्यूब्यूल मिलकर के एक नली बना रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्तन वाहिनी। स्तन वाहिनी यानी मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट्स आगे चल करके कहाँ खुलती हैं? मेमोरी एम्पुला के भीतर खुलती हैं। मेमोरी एम्पुला अर्थात वृहद स्तन तुम्बिका, यह थोड़ा चौड़ा सा भाग है जो एक मेमोरी डक्ट के आगे उपस्थित होता है, और इसमें जब लैक्टेशन यानी दूध का श्रवण हो रहा हो, उस समय यहाँ पर कुछ मात्रा में दूध संग्रहित रहता है। इसके आगे यहाँ पर जो सीधी नलिकाएं हैं, ये कहलाएंगी ये कहलाएंगी लेक्टिफेरस डक्ट। क्या कहलाएंगी? लेक्टिफेरस डक्ट। और लेक्टिफेरस डक्ट आगे चल करके निप्पल, जो कि एक मध्य में उठा हुआ स्थान होता है, इसके टिप पर आकर के बाहर की ओर खुलेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले मेमोरी लोब्स हैं, मेमोरी लोब से निकलने वाली एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई से निकलने वाली नलियों को क्या कहेंगे? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स किस में जुड़ेंगी? मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट आगे चल के क्या बनाएंगी? एम्पुला। और एम्पुला जो है वो किस में खुलेगा? लेक्टिफेरस डक्ट में। और एक लेक्टिफेरस डक्ट सीधे कहाँ खुलेगी? निप्पल की सतह पर। निप्पल के यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने निप्पल के चारों ओर यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना दिया है, जो निप्पल के चारों ओर उपस्थित त्वचा के गहरे रंग की एक घेरे को दर्शाता है। इस गहरे रंग के घेरे को हम कहते हैं एरियोला। इसे क्या कहते हैं? एरियोला इसे हम कहते हैं। यह गहरे रंग का घेरा होता है और इसमें स्वेट तथा सीबेशियस ग्रंथियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें सीबेशियस यानी ऑयल ग्लैंड अधिक मात्रा में पाई जाएंगी, जिसके कारण इस चारों ओर की त्वचा का रंग जो है वो सामान्य त्वचा से थोड़ा अधिक गहरा होता है। तो ये था संरचना के बारे में। इसमें ध्यान रखने योग्य बात क्या है? सबसे छोटी कौन सी? मेमोरी ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल किसमें खुले? मेमोरी डक्ट में। डक्ट किसमें खुले? मेमोरी एम्पुला में। एम्पुला किसमें खुले? लेक्टिफेरस डक्ट में। तो अंततः लेक्टिफेरस डक्ट ही निप्पल के ऊपर ओपन होती है। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि सामान्यतः स्तनों में दूध का श्रवण नहीं होता है। सामान्यतः स्तनों में दूध का श्रवण नहीं होता है। केवल प्रेगनेंसी की प्रक्रिया के दौरान यानी गर्भ अवस्था के दौरान 9 महीने तक की अंत तक
जो है स्तन में कुछ परिवर्तन होते हैं और वह दुग्ध के श्रवण के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी दुग्ध निर्माण उसमें होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में इस दुग्ध श्रवण की प्रक्रिया जो होती है, दूध के निकलने की या बनने की प्रक्रिया जो होती है, इसमें दो हार्मोनों का बहुत ही योगदान होता है। दो हार्मोन कौन कौन से हैं? पिट्यूटरी से अग्रभाग से निकलने वाला हार्मोन है जिसे कहते हैं प्रोलैक्टिन। उसी प्रकार से पिट्यूटरी के पश्च भाग से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन। एक और भी हार्मोन होता है, यहां पर हम केवल दो कंसिडर कर रहे हैं। तो अग्रभाग से निकलने वाला प्रोलैक्टिन और पश्च भाग से निकलने वाला ऑक्सीटोसिन। तो यहां पर यदि हम देखें तो ये है एक कूपिका, यानी ये हमने इस कूपिका को एनलार्ज करके यहां बनाया है। कूपिका के अंदर की ओर घनाकार कोशिकाएं हैं यहां पर, जो कि दूध का श्रवण करेंगी, और बाहर की ओर मायो एपिथेलियल कोशिकाएं हैं जिनका कार्य है संकुचन करना। तो जब पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकला हुआ प्रोलैक्टिन घनाकार कोशिकाओं को प्रभावित करता है, तो इसके एवज में वो क्या करती हैं? दुग्ध का निर्माण करती हैं, यानी दूध जो है वो बनेगा और यहाँ पर कूपिका के अंदर थोड़ा सा संग्रहित हो जाएगा। दूसरी ओर है हार्मोन ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो मायोएपिथेलियल कोशिकाओं के ऊपर एक्ट करेगा, और मायोएपिथेलियल कोशिकाओं के ऊपर जब एक्ट करेगा तो संकुचन होगा। संकुचन की वजह से क्या होगा? दूध का आगे की ओर बाहर निकलेगा, और इसको हम कहेंगे लेटिंग डाउन ऑफ मिल्क, यानी दूध का बाहर निकलना। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है लैक्टेशन या दुग्ध श्रवण। तो लैक्टेशन यानी दुग्ध श्रवण की प्रक्रिया जो है वह एक रिफ्लेक्स द्वारा नियंत्रित होती है, यानी जब प्रथम बार बच्चा पैदा होता है तो उसमें एक पहले से ही रिफ्लेक्स होता है, सक्लिंग रिफ्लेक्स, यानी उसके आसपास जो भी चीजें आएंगी उसको वो क्या करेगा? चूसना शुरू कर देता है। तो यदि उसके मुंह के आसपास, यदि आप छोटे बच्चे के मुंह के आसपास अगर उंगली ले जाए तो उसी को चूसना शुरू कर देता है। वो एक जन्म से ही एक रिफ्लेक्स है, क्योंकि जब तक बच्चा चूसेगा नहीं तब तक उसको दूध नहीं मिलेगा। तो जब वह स्तन के निप्पल को सक करता है, यानी चूसन जो है वो यहाँ पर करता है, तो ऐसे में माता की पिट्यूटरी को सिग्नल जाएगा और वो क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। यानी जब बच्चा दुग्ध श्रवण करेगा तभी जब बच्चा यहाँ पर क्या करेगा? च्यूषण करेगा, उसी समय ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो मायोएपिथेलियल कोशिकाओं का संकुचन होगा और दूध बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये इसे हम कहते हैं लैक्टेशन का रिफ्लेक्स है, या हम इसको कहेंगे सक्लिंग रिफ्लेक्स। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो दूध है वह एक कंप्लीट डाइट होती है शिशु के रूप में, शिशु के लिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, इसमें प्रोटीन उपस्थित है, इसमें फैट भी उपस्थित है और कई प्रकार के मिनरल भी इसमें उपस्थित हैं। साथ ही साथ उसमें एक विशिष्ट प्रकार के एंटीबॉडी, IgA प्रकार के एंटीबॉडी भी पाए जाते हैं। यह IgA प्रकार के एंटीबॉडी माता के शरीर ने बनाए हैं और वह दुग्ध के द्वारा किसमें चले जाएंगे? शिशु के शरीर में चले जाएंगे और ये उसकी प्रतिरक्षा करने में सहायता करेंगे, क्योंकि नवजात शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली अभी विकसित नहीं हुई है। वो अगले 4 से 5 महीने में धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाती है। जब तक नहीं विकसित होती तब तक ये IgA जो एंटीबॉडी है यह दूध में उपलब्ध होगा और यह शिशु को मिलता रहेगा ताकि वह रोगों से लड़ने की उसकी क्षमता बनी रहेगी। अब यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पे हमने लिख रखा है कोलोस्ट्रम, यानी प्रथम स्तन्य या खीस। कोलोस्ट्रम जो है दुग्ध श्रवण के आरंभिक दिनों में निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध होता है, जो कि बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए आपने सुना होगा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को ये कोलोस्ट्रम यानी प्रथम जो है गाढ़ा व पीला दूध जरूर पिलाना चाहिए, क्योंकि उससे उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो बनी रहती है। तो
इस भाग में यहां तक हमने मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र दोनों के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब एक बार हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि इस भाग के बाद अगले भाग में हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले एक बार हम नर व मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा था और कैसा कैसा उसमें चीजें होती हैं। तो ध्यान रहे, हमने सबसे पहले नर जनन तंत्र के बारे में शुरुआत की थी, नर व मादा दोनों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी जननांगों के विकास के बारे में। तो आपको ध्यान होगा, जननांगों के विकास के बारे में हमने कहा था कि आरंभिक अवस्था में मेसोडर्म से उत्पन्न होते हैं गोनड्स, जो कि आगे चल करके जननांग, प्राथमिक जननांग का निर्माण करेंगे। साथ ही हमने कहा था कि वुल्फियन नलिका तथा मुलेरियन नलिका दोनों ही, चाहे नर हो चाहे मादा, दोनों में यह उपस्थित रहती है आरंभिक अवस्था में। लेकिन जैसे जैसे आगे परिवर्तन होता है तो नरों में क्योंकि XY क्रोमोसोम होते हैं, इस कारण से उनका परिवर्तन थोड़े अलग तरह से होता है, क्योंकि वहां पे Y क्रोमोसोम के कारण टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर का निर्माण होता है, TDF यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जिसके कारण जो मेसोडर्म है उससे टेस्टिस का निर्माण होता है। तो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर के कारण जो परिवर्तन होते हैं उसमें मुलेरियन डक्ट तो नर में क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है, और क्या बच जाती है, वुल्फियन डक्ट, और वही बनाती है एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस तथा सेमाइनल वेसिकल को बनाती है। ये हम पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार से मादा में जो परिवर्तन होता है वो थोड़े अलग प्रकार से होता है। उसमें जो प्राथमिक जननांग है वह अतिरिक्त उदरीय गुहा में नहीं जाएंगे, वो उदरीय गुहा में ही रहते हैं, और वहां पर वो बनाते हैं मुलेरियन डक्ट की सहायता से क्या बनता है, दोनों ओर की फैलोपियन नलिकाएं और साथ में यूट्रस उनके फ्यूजन से बनता है। इस प्रकार की यूट्रस को हम सिंप्लेक्स यूट्रस भी कहते हैं। सिंप्लेक्स यूट्रस यह सबसे उच्च प्रकार का या विकसित प्रकार का यूट्रस है। यदि सभी प्राणियों में देखा जाए तो प्रोटोथीरियन, मेटाथीरियन, यूथीरियन यानी मैमल्स की बात करें तो यूथीरियन सबसे ज्यादा विकसित कहे जाते हैं, और इनमें जो यूट्रस होता है वो कैसा होता है, सिंप्लेक्स टाइप का, जो कि ऐसा यूट्रस जो कि दो मुलेरियन नलिकाओं से के जुड़ने से बना हो। इसके पश्चात हमने नर जनन तंत्र के अंगों के बारे में पढ़ा। नर जनन तंत्र में हमने कहा कि लगभग 7वें मंथ में जो टेस्टिस हैं वो निकल के अतिरिक्त उदरीय गुहा में आ जाते हैं, और वहां आने के बाद वे एक अतिरिक्त कोश में उपस्थित होते हैं, जिसे हमने कहा था स्क्रॉटल सैक या अंडकोश। अंडकोश के बारे में हमने अध्ययन किया था कि इसकी दीवार में आवृत हैं मसल्स, कौन सी, डार्टस मसल्स, और फेशिया की दो परतों के बीच में है क्रेमास्टर मसल्स। ये दोनों मसल्स जो हैं तापमान के नियंत्रण में सहायक होती हैं। तो इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा था कि टेस्टिस के साथ जुड़ा हुआ है एपिडिडाइमिस, जो कि टेस्टिस का भाग नहीं है। एपिडिडाइमिस जो है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के बीच में से होते हुए इन्ग्वाइनल नाल के द्वारा कहाँ पहुंचता है, वो उदरीय गुहा में पहुंचता है। वहां पर वो हमने पोस्टीरियर भी अध्ययन किया था कि आगे से होते हुए दोनों यूरेटर से निकल करके दोनों वास डिफरेंस जो है वो लेटरल साइड से सेमिनल वेसिकल से जुड़ेंगे, और फिर दोनों ओर क्या बनेंगी, इजेकुलेटरी डक्ट बनेंगी। दोनों इजेकुलेटरी डक्ट मिलकर के यूरिथ्रा के अंदर जो है वो खुलती हैं। और उसके पश्चात हमने उस नर जनन तंत्र के बारे में जो अध्ययन किया था उसमें हमने ये कहा था कि प्रोस्टेट जो है वो उस संधि स्थल को ढके हुए रहती है चारों तरफ से। तो सेमिनल वेसिकल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, पोषण के कार्य के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने पाथ ऑफ स्पर्म भी डिस्कस किया था। पाथ ऑफ स्पर्म से पहले हमने आंतरिक संरचना जो है वो वृषण की, उसके बारे में भी अध्ययन किया था। वृषण की आंतरिक संरचना में हमने कहा था 3 दीवारें हैं। सबसे बाहर की दीवार ट्यूनिका वजाइनालिस, फिर क्या है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, किससे बनी है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, और सबसे अंदर की ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने अध्ययन किया था नर के बाद में मादा जनन तंत्र के बारे में हमने पढ़ा था।
मादा जनन तंत्र में हमने पढ़ा था कि एक जोड़ी अंडाशय है, एक फैलोपियन ट्यूब की जोड़ी है और एक यूट्रस है और फिर सर्विक्स और वेजाइना। वहां पे हमने अध्ययन किया कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला तथा इस्थमस। इनफंडिबुलम फनल के आकार का भाग है जिसे हम कीपक कहते हैं। उसी प्रकार से एम्पुला थोड़ा चौड़ा सा भाग है और ध्यान रहे एम्पुला में ही निषेचन होगा। और एम्पुला के बाद एक पतला सर्पील भाग है जिसे हमने कहा था इस्थमस। इस्थमस का थोड़ा सा भाग यूट्रस के अंदर भी होता है, उसे हमने कहा था इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ इस्थमस। इसके पश्चात हमने कहा था कि गर्भाशय का मुख्य भाग, उसका जो ऊपरी उभार है उसे हम कहते हैं फंडस और अक्सर वहीं पर इम्प्लांटेशन होती है। ऊपरी 2/3 भाग को कहा था बॉडी ऑफ यूट्रस और नीचे के 1/3 भाग को कहा गया था सर्विक्स। तो यूट्रस का ही भाग है सर्विक्स, सर्विक्स अलग से नहीं है, यूट्रस का ही भाग है, उसी की ग्रीवा को हम सर्विक्स कहते हैं, जो कि वेजाइना में खुलता है। और ध्यान रहे वेजाइना में किसी प्रकार की कोई ग्रंथियां नहीं होती है। अब ये अध्ययन करने के बाद हमने वल्वा के बारे में भी अध्ययन किया था। वल्वा यानी बाह्य जननांग, मादा में बाह्य जननांग को हमने वल्वा डिस्कस किया था। वल्वा में हमने कहा था मोन्स वेनेरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा, क्लाइटोरिस, पेरिनियम, फॉर्चेट इत्यादि के बारे में हमने अध्ययन किया था। बीच में था वेजाइनल वेस्टिब्यूल जिसमें 2 छिद्र खुलते हैं। आगे वाला छिद्र कौन सा था? वो था यूरिनरी ओरिफाइस या हम कहेंगे मूत्र मार्ग, और पीछे की ओर जो है वो योनि मार्ग। योनि मार्ग आधा ढका रहता है योनि छिद्र से, जिसका होना या न होना किसी प्रकार के कौमार्य का या यौन अनुभवों का सूचक बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि यह अन्य प्रकार की कई विधियों से भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो फिर आज हमने अध्ययन किया स्तन के बारे में। ध्यान रहे बाकी जो हमने पहले पढ़े अंडाशय के अतिरिक्त मादा जननांग में जो सब कुछ था वो क्या था? वो थे द्वितीयक जनन अंग। ये क्या है द्वितीयक जनन लक्षण? तो लक्षणों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। साथ ही हमने नर जनन तंत्र में शिशन के बारे में भी अध्ययन किया, जिसमें कॉर्पोरा कैवर्नोसा पाए जाते हैं और एक कॉर्पस स्पोंजियोसम भी पाया जाता है। तो अब हम इस भाग तक नर व मादा दोनों के जननांगों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, यानी जननांग क्या क्या होते हैं और उनका कार्य क्या है। जैसे कि हमने कहा प्राथमिक और द्वितीयक जननांगों का कार्य क्या है और जनन लक्षण क्या होते हैं, वो हम अध्ययन कर चुके हैं। अब स्तन जो है वैसे तो ये द्वितीयक जनन लक्षण है, लेकिन यह प्रजनन की प्रक्रिया में सहायक है। कैसे? प्रजनन की पूरी प्रक्रिया जो अगर हम देखें तो उसमें बच्चों को दुग्धपान भी आएगा और दुग्धपान में स्तन का रोल इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर कुछ बिगिनर बॉक्स हैं, 2 बिगिनर बॉक्स हैं। एक नर जनन तंत्र के बाद वाला बिगिनर बॉक्स था आपके मॉड्यूल में, और एक मादा जनन तंत्र के बाद का बिगिनर बॉक्स है। आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो भी एक्सरसाइज दिया होगा उसको सही से परफॉर्म करेंगे। तो अगले भाग में हम लोग अध्ययन करेंगे गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन के बारे में। युग्मक जनन की प्रक्रिया हम नरों और मादाओं दोनों में जो है वो पृथक रूप से अध्ययन करेंगे।